अस्पताल में मोहन ने अपनी बीवी रोशनी का हाथ पकड़ा हुआ था और वो फूट फूट कर रो रहा था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकती। हमारा साथ यहीं तक था मोहन जी। भगवान ने मुझे आपकी जिंदगी में इतने ही वक्त के लिए भेजा है। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना मोहन जी। ये तुम क्या बोल रही हो? तुमसे कोई गलती नहीं हुई। गलती तो मुझसे हुई है जो भगवान मुझसे तुम जैसी बीवी छीन रहा है। जरूर मैंने कोई पाप किया होगा। आप खुद को दोष देना बंद करो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब बातें छोड़ो। मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ। बोलो रोशनी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। मैं आपसे वादा चाहती हूँ कि हमारी बेटी हेमा का पूरा ध्यान रखोगे आप। उसे कभी भी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगे। मैं वादा करता हूँ रोशनी, मैं अपनी बेटी को सब कुछ दूंगा। जो कुछ भी उसे चाहिए, कभी उसे माँ की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। मोहन रोशनी को गले से लगा लेता है। तभी आईसीयू में रखा मॉनिटर रोशनी की धड़कन दिखाना बंद कर देता है। सारा नर्सिंग स्टाफ रोशनी की तरफ भाग कर जाता है और मोहन को बाहर जाने के लिए बोलता है। डॉक्टर साहब, रोशनी ठीक तो है ना? वो ठीक तो हो जाएगी ना? हमें माफ कीजिएगा मोहन जी, लेकिन हम आपकी पत्नी को बचा नहीं पाए। आई एम सो सॉरी। ये बात सुनकर मोहन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो वहीं हॉस्पिटल में छोटे बच्चों की तरह रोने लगता है। उसके घर वाले उसको संभालते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मोहन अपनी बेटी को बड़ा ही प्यार करता था। वो उसे कभी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देता। मोहन के घर वाले मोहन का दूसरी शादी करने के लिए मना लेते हैं और कुछ दिनों बाद मोहन की शादी ऋतु से करा दी जाती है। देखो ऋतु जी, हमारे घर में सब कुछ है। जो तुम्हें चाहिए तुम बस मुझे एक बार बोल देना। मैं कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बदले में तुमसे बस एक चीज चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी रोशनी के साथ कभी भी सौतेली माँ जैसा बर्ताव नहीं करोगी। उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करोगी। मोहन जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वो आपकी ही नहीं बल्कि मेरी भी बेटी है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मोहन वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगा था। कुछ दिनों बाद ऋतु प्रेग्नेंट हो जाती है और घर में वापस से खुशी आ जाती है। ऋतु को भी एक प्यारी सी लड़की पैदा होती है। बहुत ही प्यारी बिटिया है। ऐसा लगता है कि बस देखता ही रहूं। प्यारी तो होगी ही ना। आपकी बेटी जो है बिल्कुल आप पर गई है। हाँ पापा, बहुत प्यारी है। मैं इसके साथ खेल सकती हूँ? अरे बेटा, अभी ये बहुत छोटी है, इसको चोट लग जाएगी। अभी तुम इससे दूर ही रहना। अपने पत्नी का ऐसा बर्ताव देखकर मोहन हैरान होता है। वो हर समय सिचुएशन को संभाल लेता है, लेकिन ऋतु से कुछ नहीं कहता। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है। अभी तुम्हारी बहन बहुत छोटी है। कुछ दिन के बाद जितना चाहे उतना खेल लेना। ओके पापा, जैसा आप कहें। ऋतु धीरे धीरे अपने दोनों बच्चों में भेदभाव करना शुरू करती है। वो अपनी सौतेली बेटी को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती। मोहन अपने दोनों बच्चों को बराबर प्यार करता। वो कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करता। ऐसे ही एक दिन बच्चे शरारत कर रहे थे और गलती से टेबल पर रखा हुआ गमला टूट गया। तुम लोगों को मना किया था ना मैंने घर के अंदर खेलने से। एक बार में समझ में नहीं आता क्या? और ये गमला क्यों तोड़ा? मम्मी, ये गमला मैंने नहीं तोड़ा। गमला तो दीदी ने तोड़ा है। बल्कि मैं तो दीदी को मना कर रही थी कि यहाँ मत खेलो। नहीं मम्मी, सीमा झूठ कह रही है। ये गमला मैंने नहीं तोड़ा। अच्छा हेमा, अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी छोटी बहन का झूठा नाम लगाते हुए? ऋतु हेमा के गाल पर एक जोरदार चाटा मारती है और उसे खूब भला बुरा सुनाती है। शाम को जब मोहन घर आता है तो हेमा अपने पापा को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मोहन बहुत दुखी होता है और ऋतु को समझाता है कि ऐसा बर्ताव कभी आगे से ना करे। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। ऋतु जी, मैं सोच रहा था क्या हमारी दोनों बेटियों की शादी कर देनी चाहिए? उनकी उम्र भी हो गई है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं काफी दिनों से यही सोच रही थी। ऋतु अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढती है और वहाँ पर भी भेदभाव करती है। ऋतु अपनी बेटी के लिए तो हाई प्रोफाइल घर ढूंढ लेती है और सौतेली बेटी के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का। बेटा, आप दोनों को ये रिश्ता पसंद तो है ना? कभी हम आप लोगों के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहे? पापा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो लड़का पसंद है। हाँ पापा, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने हमारे लिए कोई लड़का देखा होगा तो कुछ सोच समझ कर ही देखा होगा। मोहन अपनी दोनों बेटियों की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ता। वो बड़ी धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी करता है। पर ऋतु का तो अपनी सौतेली बेटी के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं था।
वो हर जगह बस अपनी बेटी को ही आगे रखती, सारे पैसे बस उसी पे खर्च किया करती, उसे अच्छी अच्छी ड्रेस दिलाया करती। देख बेटा सीमा, मैं तेरे लिए हल्दी पर येलो कलर की ड्रेस लेकर आई हूँ। तेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। इसको पहनने के बाद तू एकदम परी लगेगी मेरी। वाह माँ, कितनी अच्छी ड्रेस है। इसको पहनकर तो मैं सचमुच बहुत प्यारी लगूंगी और एकदम परी जैसी लगूंगी। ये ले हेमा, तेरे लिए भी पुरानी ड्रेस अलमारी में ऐसे ही पड़ी थी, तो सोचा यही पहन लेगी तू। येलो कलर की है, अपनी हल्दी में काम आएगी। हेमा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वो ड्रेस पहन लेती है। और सब लोग देख रहे होते हैं कि रितु ने अपनी बेटी सीमा के लिए तो नई ड्रेस ली है, लेकिन हेमा के लिए वही पुरानी ड्रेसेस। सब लोग ये बात मानते हैं और हेमा का मजाक उड़ाते हैं, जिसे देखकर हेमा को बहुत दुख होता है। वो अपने कमरे में दौड़ती हुई चली जाती है। मोहन हेमा के पीछे उसके कमरे में जाता है। बेटा हेमा, क्या बात हुई? तुम ऐसे बीच कमरे से चली गई? कुछ बात है तो बताओ। पापा, मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं वहाँ से चली आई हूँ। अरे बेटा, तुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो रीत है। बेटियां आखिरकार कब तक अपने घर पर रहती है, उन्हें कोई राजकुमार आकर ले ही जाता है। अपने पिता के रोते हुए गले लगती है और शादी का दिन आ जाता है। रितु ने दोनों ही बहनों के लिए अलग अलग मंडप बनवाया था। अपनी बेटी के लिए तो बहुत ही अच्छा और सौतेली बेटी के लिए बस काम चलाओ। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है, कोई दुल्हन को बुलाओ। फेरे स्टार्ट हो जाते हैं और तरसीमा के लहंगे में आग लग जाती है। इसे देखते हिम्मत दौड़ कर आती है और अपने हाथों से वो आग को बुझा देती है, जिसके कारण उसके हाथ भी जल जाते हैं। लेकिन वो अपनी बहन को जलने से बचा लेती है, जिसे देखकर रितु को अपनी गलती का एहसास होता है। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने सदा ही तुम्हारे साथ गैरों जैसा व्यवहार किया और तूने हमें अपनों जैसा माना। मुझे अपनी सगी माँ से भी बढ़कर प्यार किया। अरे मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरी माँ हैं, सीमा मेरी बहन है। मैं आप लोगों के लिए मेरी जान भी हाजिर कर सकती हूँ। ऐसी बात सुनकर दोनों माँ बेटी रो पड़ती हैं और उससे माफी मांगती हैं और आगे वादा करती हैं कि वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगी। रमा एक बहुत ही गरीब औरत थी, जो दूसरों के घर में नौकरानी का और खाली समय में चटाई बनाने का काम भी करके अपने घर की रोजी रोटी चला रही थी। एक दिन वो अपनी मालकिन कोकिला के घर में काम कर रही होती है। तभी कोकिला कुछ पुरानी साड़ियाँ लेकर उसके पास आती है और उसे देते हुए कहती है, रमा, ये ले, मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं, तू इन्हें अपने पास रख ले। बहुत दिन हो गए थे, मैंने तुझे कोई साड़ी नहीं दी थी। मालकिन, सच में आप ये सारी साड़ियाँ मेरे लिए लाई हैं, लेकिन आप मुझे ये सारी साड़ियाँ क्यों दे रही हैं? ये तो आपकी है ना? हाँ तो क्या हुआ, जब मैं पहनती नहीं इन साड़ियों को, तो तू अगर पहन लेगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? कौन सा मैं तुझे अपनी पहनने वाली साड़ियाँ दे रही हूँ? फिर भी मालकिन, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप आए दिन मुझे इतने सारे कपड़े देती हैं, कभी मेरे लिए, कभी मेरी बेटी के लिए। आज के टाइम में अपने नौकरों के बारे में कौन सा मालिक इतना सोचता है? बस भी कर, तुझे तो बस मेरी तारीफें करने का बहाना चाहिए होता है और कुछ नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मैं तुझे इतनी सारी साड़ियाँ देती हूँ, लेकिन आज तक मैंने तुझे एक भी साड़ी पहनते हुए नहीं देखा। तू करती क्या है उन साड़ियों का? रमा जब तक कोकिला की बातों का जवाब देती, उससे पहले कोकिला की बिजनेस पार्टनर गीतांजलि वहाँ आ जाती है। कोकिला गीतांजलि के साथ मिलकर आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती थी। गीतांजलि कोकिला की बिजनेस पार्टनर होने के साथ उसकी अच्छी दोस्त भी थी, लेकिन वो गरीब लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, जिसके चलते कोकिला को रमा से बात करते हुए देखकर वो कहती है, क्या तू भी जब देखो अपनी नौकरानी के साथ बातें करने में लगी रहती है? तू अपनी नौकरानी को खुद से बात करने की सैलरी देती है या अपने घर में काम करने की? तो तुझे क्या परेशानी हो रही है? बात मैं अपनी नौकरानी से कर रही हूँ। कौन सा तेरी नौकरानी को तेरे खिलाफ भड़का रही हूँ मैं? भड़का भी देगी तो मेरा क्या बिगड़ेगा? एक नौकरानी जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। मैं इन लोगों को इतना मुंह नहीं लगाती हूँ, और मैं तो बोलती हूँ तू भी मत लगाया कर। लगता है तेरे पास साड़ियाँ कुछ ज्यादा ही हो रही हैं, तभी आए दिन अपनी साड़ियाँ भिखारियों को देती रहती है। गीतांजलि की बात सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कोकिला उसे सुनाते हुए कहती है,
देख गीतांजलि, तू अपने नौकर के साथ कैसा बर्ताव रखती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रमा को अपनी नौकरानी नहीं बल्कि अपनी बहन मानती हूँ। वो भी मेरी तरह एक अकेली औरत है जो अपना घर चला रही है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो अकेले ही अपना घर चला रहे हैं। बड़ी बात ये है कि हम लोग पढ़े लिखे थे, हमारे पास आगे बढ़ने के लिए पैसा था, उसके पास कुछ नहीं है। वो एक गरीब औरत है जो अकेली अपनी बेटी को पाल रही है, इसलिए आगे से कुछ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। अच्छा ठीक है, अब तेरा प्रवचन खत्म हो गया हो तो ऑफिस चले, देर हो रही है। थोड़ी देर बाद गीतांजलि और कोकिला अपने ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। समय बीतता है। तभी एक रोज फिर कोकिला कुछ साड़ियाँ लेकर रमा के पास आती है। तभी कोकिला उससे कहती है, तुम साड़ी लेने के लिए क्यों मना कर रही हो? हर बार मैं तुम्हें अपनी पुरानी साड़ियाँ देती थी, लेकिन इस बार ये सारी साड़ियाँ मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। मालकिन, बात नई पुराने की नहीं है, बस मुझे अब आपसे कोई कपड़े नहीं चाहिए। हम गरीब जरूर हैं मालकिन, लेकिन भिखारी नहीं। तुम गीतांजलि की बातों को लेकर अभी तक बैठी हुई हो? तुम उसकी नौकरानी हो या मेरी? मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा ना। अगर तुम ये कपड़े नहीं लोगी तो मुझे बुरा लग जाएगा। कोकिला की बात सुनकर रमा उसके हाथों से कपड़े ले लेती है और अपने घर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी रानी कपड़ों को जोड़ जोड़ कर चटाई बना रही होती है। तभी वो कहती है, बेटी तू चटाई क्यों बना रही है? मैं आकर बना लेती। तुझे ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये सब काम करने के लिए मैं हूँ। माँ, अगर मैं चटाई बनवाने में आपकी थोड़ी मदद कर दूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? आप भी तो सुबह से शाम तक काम ही करती हो ना, आप भी तो थक जाती होंगी ना। हाँ तो क्या हुआ, तू भी तो पूरा दिन पढ़ती रहती है, घर का काम करती है, तू भी तो थक जाती होगी ना। अब तू ये सब काम छोड़ और उठ यहाँ से, मैं बनाती हूँ चटाइयाँ। माँ, आप मुझे मदद करने दो। वो क्या है कि पड़ोस के शर्मा जी आए थे उस दिन, उन्होंने अपने घर में कोई पूजा रखवाई है। उन्होंने बहुत सारी चटाई की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि 3 दिन के अंदर उन्हें कम से कम 10 चटाइयाँ चाहिए होंगी, वरना फिर वो कभी हम लोगों से चटाई नहीं खरीदेंगे अगर हमने समय से काम पूरा करके नहीं दिया तो। ये क्या बात हुई? एक चटाई बनाने में आधे से ज्यादा समय लग जाता है, तो मैं 3 दिन में 10 चटाई कैसे दे पाऊंगी? इन्हें हमें पहले से बताना चाहिए ना। माँ, वो जानते हैं ना कि हम लोग गरीब हैं, इसलिए वो हम पर इतना रौब झाड़ रहे हैं। रौब झाड़ने से क्या होगा? हम भी इंसान हैं, कोई मशीन थोड़ी ना है। मैं कोशिश ही कर सकती हूँ, बाकी अगर नहीं बन पाई तो अपना इंतजाम देख लें। वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी जितनी सुंदर चटाई कोई नहीं बनाता है, ना ही इतने कम दाम लेता है। वो तो बस हमें ताने सुनाएंगे। इसलिए कह रही हूँ माँ, दोनों मिलकर चटाई बनाएंगे तो शायद बन जाए, 4 पैसे ही मिल जाएंगे। बात तो तू सही कह रही है, कल बनाते हैं और कर भी क्या सकते हैं। रमा और रानी मिलकर दिन रात एक करके चटाई बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके चक्कर में रमा अपने काम पर भी नहीं जाती, जिसकी वजह से कोकिला भी बहुत परेशान हो जाती है। 2 दिन इंतजार करने के बाद भी जब रमा काम पर नहीं आती तो कोकिला उसे देखने के लिए उसके घर जाती है, जहां वो देखती है कि रमा और उसकी बेटी उसकी दी हुई साड़ियों और कपड़ों से सुंदर सुंदर चटाइयाँ बना रही हैं, जिसे देखकर कोकिला कहती है, अच्छा तो तुम चटाई भी बना लेती हो, वो भी इतनी सुंदर सुंदर। मालकिन आप यहाँ कैसे? माफ करिए, मैं काम पर नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, तनख्वाह का समय हो गया था, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी तनख्वाह दे दूं। लेकिन यहाँ मुझे तुम्हारे दूसरे हुनर के बारे में पता चल गया। कब से कर रही हो तुम ये काम? मालकिन, मैं एक गरीब चटाई वाली हूँ। जब मैं गांव में थी तो वहाँ चटाइयाँ बनाकर बेचा करती थी और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाती थी। लेकिन जब शहर आई और आपके पास काम मिल गया तो चटाई बनाना कम कर दिया, लेकिन छोड़ा नहीं। इसी बहाने 4 पैसे ऊपर से हो जाते हैं। रमा और कोकिला आपस में बातें कर ही रही होती हैं। तभी रमा का पड़ोसी शर्मा वहाँ आता है और कहता है, रमा, मेरी चटाइयाँ तैयार हो गई कि नहीं? मुझे अभी के अभी पूरी 10 चटाइयाँ चाहिए। शर्मा जी, 10 तो पूरी नहीं बन पाई, 7 हुई हैं। आप उन्हें ही ले जाइए, बाकी मैं बना के भिजवा दूंगी। दिमाग ठीक तो है ना तुम्हारा? आधे लोगों को मैं चटाई पे बिठाऊंगा और आधे लोगों को जमीन पर। तुमसे कहा था ना कि मुझे पूरी 10 चटाइयाँ चाहिए। शर्मा जी, मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। आपको समय से बताना चाहिए था ना।
तुम मुझे ये कह रही हो? तुम गरीब लोगों की ना तो आदत हो जाती है कि 4 पैसे हाथ में नहीं आते सर पर चढ़ के नाचने लगती हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी एक भी चटाई। रमा की पड़ोसी की बात सुनकर कोकिला को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत सुनाती है, जिसके बाद शर्मा गुस्से में रमा के घर से निकल जाता है। तभी कोकिला कहती है, तुम्हारे अंदर इतना अच्छा हुनर है, तुम इतनी सुंदर चटाइयाँ बनाती हो। अगर तुम इसे ऑनलाइन साइट पर डालोगी तो जिस चटाइयाँ के तुम्हें 50 या 100 रुपए मिलते हैं, उसके बदले में तुम्हें 500 या 1000 रुपए मिलेंगे। आप सच कह रही हैं मालकिन, हमें हमारी चटाई के दाम 500 और 1000 भी मिल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल रमा, और इसमें मैं तुम्हारी मदद भी करूँगी। मैं तुम्हारी चटाइयों को अपनी ऑनलाइन साइट पर डालूंगी और जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, लोग खुद खरीद लेंगे और घर बैठे तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। कोकिला की बात सुनकर रमा की खुशी का ठिकाना नहीं होता और इस तरह से गरीब चटाई वाली को पैसे कमाने का एक सही जरिया मिल जाता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आता है और उसके हुनर को पहचान भी मिल जाती है। चीनी का सपना है मिसेस इंडिया बनने का। चीनी में पूरी काबिलियत भी होती है, बस उसकी पलकें नहीं थी। वो नकली पलकें लगाती जिसमें वो बहुत सुंदर लगती, लेकिन जब एक दिन उसकी नकली पलकें खराब हो जाती है तो वो दूसरी नकली पलकें यूज करती है, जिसमें भी वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो सबको कहती है कि ये मेरी असली पलकें हैं। क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि चीनी की पलकें नकली थी? क्या वो इस तरह मिसेस इंडिया का खिताब जीत पाएगी? जानते हैं कहानी में। चीनी बहुत ही सुंदर थी और उससे भी ज्यादा सुंदर थी उसकी पलकें। वो जहाँ भी जाती हर कोई उसकी पलकों की तारीफ करता। एक रोज जब चीनी पड़ोस के घर पूजा में जाती है तो उसकी पड़ोसन कहती है, अरे चीनी, एक तो तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारी ये पलकें, उफ, तुम्हारे चेहरे पर 4 चांद लगा देती है। काश मेरी भी इतनी सुंदर पलकें होती। तुम्हारी पलकें भी तो कितनी सुंदर है, और क्या चाहिए अब? मुझे तो वैसे भी सबसे सुंदर लगना है। मिसेस इंडिया तो मैं बनने ही वाली हूँ इस बार, देख लेना। बहू बातें ही करती रहेगी, जाके किचन में मदद कर। ये बुढ़िया जब देखो खाली बैठने ही नहीं देती। मेरी ब्यूटी की दुश्मन है ये। अब दूसरों के घर में भी काम करो, हद होती है। जी माँ जी। इतना कहकर चीनी किचन में जाकर काम करने में मदद करने लगती है। तभी अचानक उसकी पलकों में कुछ चला जाता है, जिससे उसकी आंखों में मिर्ची लगने लगती है। वो आंख साफ करने लगती है, इसीलिए अपनी नकली पलकें निकाल देती है और आंख साफ करती है और अपने मन में कहती है, ये क्या चला गया मेरी आंखों में? पूरा मेकअप खराब हो गया, पलकें भी निकालनी पड़ेगी। अब घर वापस किस बहाने से जाऊं? अगर किसी ने मेरा चेहरा देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मेरी पलकें नकली हैं। तब चीनी को आइडिया आता है और वो घूंघट करके घर में पूजा में बैठ जाती है। जब तक चीनी घर नहीं पहुंचती तब तक घूंघट में रहती है। घर पहुंचने के बाद गोपी चीनी से कहती है, चीनी, अब तो ये पल्लू हटा दे, घर आ गए हैं। नहीं माँ जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अब पता नहीं क्या हो जाता है इसे एकदम से। चीनी अपने कमरे में चली जाती है। अपने मुंह को रोज वाटर से साफ करने के बाद पलकें लगाने लगती है। तभी देखती है कि उसकी नकली पलकें खराब हो चुकी हैं। ये देखकर चीनी चिंता में पड़ जाती है। यार ये क्या हो रहा है? आज पनौती ही चल रही है, अब ये पलकें भी खराब हो गई। क्या करूँ मैं? इसके बाद चीनी दूसरी नकली पलकें ढूंढने लगती है और उसे नकली पलकें मिल भी जाती है और उन्हें लगाकर वो बाहर निकलती है। चीनी की शक्ल देखकर गोपी कहती है, ये तेरी पलकों को क्या हो गया? सुबह तो ठीक थी, अब इतनी बड़ी कैसे हो गई और प्लास्टिक जैसी लग रही है। अरे माँ जी, मैंने ना अपनी पलकों को सुंदर बनाने के लिए ना स्पेशल वाला तेल लगाया है, इसलिए ऐसी दिख रही हैं। बहू, तू अपनी पलकें खराब मत कर लियो इन सब के चक्कर में। नहीं माँ जी, मैं तो अपनी पलकों का खास ख्याल रखती हूँ। तभी ऑफिस से तरुण भी आता है। सब साथ में खाना खाने लगते हैं। तभी तरुण कहता है, तुम्हारी पलकें इतनी अजीब क्यों लग रही है? आज सुबह तो ठीक थी बिल्कुल। स्पेशल तेल लगाया है मैडम ने पलकों पर, ना जाने क्या क्या करती रहती है। जितने नखरे करेगी उतने ही नजर लगेगी, पर इसे कहाँ सुननी है इस बुढ़िया की, अपनी मनमानी करनी है बस। माँ जी कैसी बातें कर रही हो आप? आपकी बात तो सारी ही सुनती हूँ मैं, और क्या चाहिए आपको? जो भी हो, तुम ना बस ये उल्टी सीधी हरकतें मत करो। मुझे ना आपको और माँ जी को बताना था कि इस बार सोसाइटी में ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है, जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, तो आप दोनों को इसमें मेरा साथ देना है। ये लो, इसका एक ड्रामा और शुरू हो गया। मैं तो इसमें तेरा साथ बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। माँ जी, आप मुझे ऐसे मना नहीं कर सकती।
मेरी ब्यूटी का तो ध्यान करो ना आप। अच्छा ठीक है, रोना बंद कर अब। मेरी क्या मदद चाहिए तुम्हें इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में? इस कॉन्टेस्ट में सारी मैरिड लेडीज हैं, तो 2 राउंड हस्बैंड के साथ करने होंगे। ठीक है, वैसे कब है ये कॉन्टेस्ट? अगले हफ्ते ही है। मुझे तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। उफ, कितना काम बाकी है, और कल पार्लर भी तो जाना है। खाना खाने के बाद चीनी अपने कमरे में चली जाती है। तरुण सो चुका था, तभी चीनी मन में कहती है, आज तो किसी भी तरह से बच गई, लेकिन कल क्या कहूँगी पलकों को लेकर। वैसे भी दूसरी नकली पलकें मिल भी नहीं रही हैं, और इस नकली पलक के साथ तो मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा भी नहीं सकती हूँ। ये मेरी असली पलकें भी तो नहीं हैं। खैर, कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। अगली सुबह चीनी नहाकर वही पलके वापस लगा लेती है और चीखने लगती है। चीनी के चीखने की आवाज सुन के तरुण उठ जाता है और चीनी की तरफ देखकर कहता है, क्या हो गया जो सुबह सुबह चिल्ला रही हो? मेरी पूरी नींद खराब कर दी। मेरी पलकें कैसे हो गई? नहाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हैं। माँ मना करती है, तभी तुम कुछ न कुछ अपने चेहरे और पलकों पे लगाती रहती हो। ये उसी का नतीजा है। चीनी की चिल्लाने की आवाज सुनकर गोपी भी आ जाती है। तरुण गोपी को बता देता है कि क्या हुआ। ये सुनकर गोपी सर पकड़ लेती है। मना करती थी कि मत लगाया कर, नहीं सुननी ही नहीं है फिर भी मेरी बात। अब देख क्या हुआ तेरी पलकों के साथ। अब तू इन अजीब सी पलकों के साथ ही घूम। इतना कहकर गोपी वहाँ से चली जाती है और तरुण ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है। इसके बाद जो कोई भी चीनी को देखता तो उसकी पलकों को देखकर हैरान हो जाता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और ब्यूटी कॉन्टेस्ट का दिन आता है। चीनी अपनी नकली पलकों की वजह से बेहद अजीब लग रही थी। इसके बावजूद चीनी 3 राउंड तक पहुंच जाती है। चौथे राउंड में हस्बैंड के साथ जाना था। तभी वो तरुण से कहती है, तरुण कुछ भी करना, अपनी पूरी जान लगा देना। हम कुछ भी करके ये राउंड तो हमें जीतना ही होगा, तभी मुझ में मिसेस इंडिया कंपटीशन में जाने की हिम्मत आएगी। तुम चिंता मत करो, इस राउंड में हम जीत कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर दोनों स्टेज पर पहुंच जाते हैं और राउंड शुरू होता है। तभी तरुण पूरी मेहनत से खेलता है और दोनों ये राउंड जीत जाते हैं। राउंड जीतने के बाद गोपी कहती है, मेरे बेटा बहू तो है ही लाखों में एक, ये राउंड तो उनको जीतना ही है। मेरी बहू तो ये कॉन्टेस्ट भी जीतेगी। हाँ माँ जी, मैं ये कॉन्टेस्ट हर हाल में जीत कर रहूंगी, आप देख लेना। हाँ हाँ बहू, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि तू जीत कर ही घर आएगी। 5वां राउंड शुरू होने वाला था। सभी अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। 5वें राउंड में सभी लेडीज को अपना पूरा मेकअप रिमूव करके दिखाना था। जैसे ही चीनी को इस राउंड के बारे में पता चलता है तो चीनी चिंता में आ जाती है। अब क्या होगा? मेरी नकली पलकें हैं, इस बात का तो सबको पता चल जाएगा। क्या करूं अब मैं? सभी लेडीज एक एक करके ये राउंड कर लेती हैं और जब चीनी की बारी आती है तो वो बुत बनकर खड़ी हो जाती है और पानी को देखने लगती है। क्या कर रही हो चीनी? राउंड को पूरा करो, मेकअप को रिमूव करो, जीतना है तुम्हें ये कॉन्टेस्ट। तरुण की आवाज सुनते ही चीनी अपना सारा मेकअप रिमूव कर देती है, नकली पलकी हटा देती है। ये देखकर गोपी कहती है, तरुण ये क्या, बहू की पलकें कहाँ गई? इतनी सुंदर पलकें थी इसकी तो। मैं इसके साथ ही सबसे कुछ कहना भी चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप जो कहना चाहती हैं कह सकती हैं। सभी को मेरी पलकें बहुत पसंद है, मेरी पलकों की सभी बहुत तारीफ करते हैं। पर जब मैंने अपना सारा मेकअप रिमूव कर दिया तो सब यही सोच रहे हैं ना कि मेरी पलकें कहाँ गई। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी पलकें नकली थी, क्योंकि मेरी असली पलकें बहुत छोटी हैं और बहुत ही ज्यादा हल्की हैं। मैंने आप सबसे ही ये बात छुपाई थी कि मैं नकली पलकें लगाती हूँ, लेकिन जब मेरी नकली पलकें खराब हो गई और मैंने दूसरी लगाई तो मैं अजीब लग रही थी। मैंने तभी सबसे झूठ बोला कि स्पेशल तेल की वजह से ऐसा हो गया है, और मैं अपने इस झूठ के लिए आप सबसे माफी मांगती हूँ। गोपी उठकर तालियां बजाने लगती है और कहती है, झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन इतने लोगों के सामने सच बोलना बहुत मुश्किल। मुझे तुझ पर नाज है। सभी को चीनी की बात बहुत पसंद आती है, इस वजह से चीनी ये कॉन्टेस्ट जीत लेती है। सुधा के घर के आगे भीड़ जमा थी, तो वो भीड़ को हटाकर अपने घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि सुधा की लाश पड़ी हुई है। अपनी माँ की लाश को देखकर रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ की लाश को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। माँ माँ माँ, आप कहाँ चली गई माँ? आपने तो मुझे माफी मांगने तक का मौका नहीं दिया माँ।
माँ मुझसे दूर नहीं हो सकती माँ। माँ आपका बेटा आपके पास आ गया माँ। देखो माँ प्लीज माँ उठ जाओ ना माँ मैं बहुत बड़ा पापी इंसान हूँ माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। आखिर कौन था रोहन और वो अपनी माँ से क्यों माफी मांग रहा था? उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जो उसको अपनी माँ की लाश से माफी मांगनी पड़ रही? इन सभी सवालों की जवाब पाने के लिए चलिए चलते हैं कुछ समय पहले। सुधा का एक तरफ का चेहरा चला हुआ था, बस इसलिए रोहन अपनी माँ को कभी भी अपने दोस्तों से मिलवाता नहीं था। ऐसे ही एक दिन सुधा अपने किचन में काम कर रही थी, तभी रोहन अपनी माँ को आवाज लगाता है और कहता है, माँ कहाँ हो? बाहर आओ, कब से आवाज दे रहा हूँ, आप सुनती क्यों नहीं हो? हाँ रोहन बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माँ आज मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मैं घर नहीं आऊँगा, और हाँ मेरा इंतजार मत करना। पर बेटा तू जा कहाँ रहा है? मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। अब ना आप मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, मैं जा रहा हूँ। सुधा अपने बेटे से कुछ नहीं कहती, तो वहीं रोहन भी अपनी माँ से दूर हो जाता है। पर रोहन का ऐसा बर्ताव देखकर सुधा के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? आखिर क्यों आपने मेरी किस्मत में इतने दुख लेके आए? जब रोहन छोटा था तभी उसके पिताजी मुझसे दूर हो गए। कपड़ों को सिलकर मैंने अपने बेटे को पाला पोसा, बड़ा किया। अब जब मुझे मेरे बेटे की जरूरत है तो मेरा बेटा ही मुझे छोड़कर मुझसे दूर चले जाता है। उसको मुझसे नफरत क्यों है? वो मेरे इस जले हुए चेहरे से चिढ़ता है। पहले कहा वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता था, अब जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है मुझे देखना तक पसंद नहीं करता है। सुधा रोते हुए सो जाती है, तो वहीं रोहन अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। रोहन शराब के साथ हर वो नशा कर रहा था जो उसको नहीं करनी चाहिए। तभी उसका एक दोस्त मोहन कहता है, भाई रोहन, तू इस तरह से नशे में धुत क्यों रहता है? और हमने तुझे देखा है कि तेरी माँ भी तुझे कुछ नहीं बोलती, वो ना तो तुझे रोकती है और ना ही टोकती है, ऐसा क्यों? भाई औरों की माँ ने अपने बच्चों के लिए न जाने क्या क्या किया, पर मेरी माँ ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। वो हमेशा अपना ही सोचती आई है। पता नहीं मुझे ऐसी माँ क्यों मिल गई। ऊपर से मुझे उनकी शक्ल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन रोहन, तेरे साथ ऐसा भी क्या हुआ है जो तू अपनी ही माँ से नफरत करता है? भाई क्या ये बताऊं, जो औरत अपने बच्चों को ठीक से पाल नहीं सकती है, उनकी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकती है, वो क्या ही करेगी यार। अब तो बस मैं अपनी माँ के बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए अब मुझसे कोई भी मेरी माँ के बारे में नहीं पूछेगा। रोहन की बात सुनकर अब रोहन के सभी दोस्त चुप हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी नाइट एंजॉय करते हैं। तो वहीं बेचारी सुधा अपने बेटे के प्यार के लिए तरसती रहती है। समय गुजरता है और समय के साथ अब रोहन की नफरत अपनी माँ को लेकर बढ़ती जा रही। आज रोहन का बर्थडे था, बस इसलिए सुधा सुबह सुबह जल्दी उठती है और किचन में खाना बनाते हुए खुद से कहती है, आज मेरे बेटे रोहन का जन्मदिन है, आज तो मैं मेरे रोहन के लिए उसकी मनपसंद की चीजें ही बनाऊंगी। मेरा बेटा ये देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। कुछ देर में सुधा अपने बेटे के लिए उसकी मनपसंद की सारी चीजें बना देती है और उसके पास उसे उठाने जाती है, जहां वो देखती है कि उसका बेटा पहले से ही जगा हुआ होता है और तैयार हो रहा है। उसे देखकर सुधा अपने बेटे के पास आती है और कहती है, बेटा तू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? माँ ये मेरी लाइफ है, मैं कहीं भी जाऊँ, आपको उससे क्या? रोहन आज तेरा बर्थडे है। हाँ तो क्या करूँ? मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि आप मेरी लाइफ में दखल मत दिया करो। आपको एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आती क्या? पर रोहन तू तो हमेशा तो बाहर ही रहता है। मैं चाहती हूँ कि आज तू थोड़ा समय मेरे साथ बिता ले, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरे पास फालतू का समय नहीं है जो मैं अपना समय आपको देता रहूँ, समझिए? आप बेवजह ही मेरा समय बर्बाद करती रहती है। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर सुधा का एक बार फिर दिल दुखता है, पर वो उसको जताती नहीं है और अपने दुख को पीकर उसे एक बार फिर से कहती है, रोहन मैंने सोचा था कि आज तेरा बर्थडे है, तो आज मैं तेरे इस बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करूं। सभी रिश्तेदारों को अपने घर बुलाकर तेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करूं।
माँ, आपको मेरी एक बात समझ में नहीं आती क्या? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मेरा दिमाग खराब मत करो। पर बेटा, मैं तुझसे तेरा आज का ही दिन तो मांग रही हूँ ना। और वैसे भी तू अपने दोस्तों को यहाँ भी तो बुला सकता है और तुम लोग यहाँ भी तो पार्टी कर सकते हो ना। माँ, आप चाहती है कि मैं अपने दोस्तों को यहाँ बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाऊँ, उनको आपका ये भद्दा सा डरावना चेहरा दिखाकर? देखो माँ, मैं जानता हूँ कि आप ये चाहती है कि मेरी बेइज्जती हो, पर मैं भी ना आपका ही बेटा हूँ। आज ना चाहते हुए भी ना मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि मुझे आपको अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती है, और इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि आपका ये जला हुआ चेहरा है। कई बार मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि मैं आपसे बात करवाऊं उनकी, मैंने हर बार उनको झूठ बोलकर टाल दिया कि आप रही नहीं। इतना बोलकर रोहन वहाँ से चला जाता है, पर ये सब सुनकर सुधा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। रोहन गुस्से में वहाँ से जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगता है। तो वहीं एक पहर गुजर जाता है। सुधा के दिमाग में उसके बेटे की कही बातें ही घूम रही थी। अपने बेटे की बातें सोच सोच कर सुधा काफी रो रही। तभी उसके दिल में दर्द होता है और वो अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहती है, हे भगवान, लगता है ये मेरा अंतिम समय है। मैं अब और जिंदा नहीं रहूंगी, पर मैं अपनी आखिरी सांस में भी अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। हे भगवान जी, ये कैसी नाइंसाफी है मेरे साथ। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। मेरा फोन, मैं हार नहीं मानूंगी और मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। जहाँ रोहन अपने दोस्तों के बीच बैठकर पार्टी एंजॉय कर रहा था, तो वहीं सुधा रोहन को बार बार कॉल करती है। रोहन के फोन पर कभी वीडियो कॉल आती तो कभी नॉर्मल कॉल। उसकी कॉल देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड रोहित उससे कहता है, अरे रोहन, तेरी माँ बार बार कॉल कर रही है, एक बार उठा भी ले। छोड़ ना यार। सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। उसी बीच रोहन के बेस्ट फ्रेंड के फोन पर रोहित की माँ का कॉल आता है। रोहित वो फोन उठाता है और अपनी माँ की दर्द भरी आवाज सुनकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से चला जाता है। रोहन को अब ये एहसास होता है कि आज तक उसने अपनी माँ की कदर कभी नहीं की और उसने अपनी माँ को न जाने क्या क्या नहीं कहा। रोहन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी वो अपनी माँ को फिर से कॉल करता है, पर उसकी माँ फोन नहीं उठाती। कुछ देर में रोहन अपने घर पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके घर के आगे भीड़ जमा है। अब जैसे ही वो घर में जाता है, देखता है कि उसकी माँ की वहाँ लाश पड़ी है। रोहन को अब ना तो पछताने का मौका मिलता है और ना ही अपनी माँ से माफी मांगने का। एक गरीब माँ की किस्मत में ना तो उसके पति का प्यार लिखा था और ना ही उसके बेटे का। कौन जानता था कि एक गरीब माँ की किस्मत ऐसी हो।